एनिमे शुरू होते एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए जो कि अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहा होता है। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त भी आई होती है जो कि उसे जाने से साफ मना कर रही होती है, क्योंकि अगर वो चले गया तो वो किसके साथ खेलेगी। जिस पर हारुतो बताता है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा और बड़े होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी दोस्त का नाम मीहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हारुतो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो बस में ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने बगल में बैठी हुई लड़की को देखता है तभी अचानक से एक ट्रेन उनके रास्ते के बीच में आ जाती है और उस ट्रेन की वजह से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसपे कि हारुतो मारा जाता है। और उसकी आखिरी सांसों तक हम हारुतो को उसकी फ्लैश लाइफ के बारे में देख रहे थे, यानी कि जहाँ वो मीहा को याद कर रहा होता है। तो उसी तरफ हारुतो की आंख एक अलग ही दुनिया में खुलती है जहाँ पर कि वो किसी और की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि अब उसका नाम रियो है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं बची, यानी कि अब वो अनाथ बच्चा बन चुका है और गरीब। हारुतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस जगह में, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती है वो उसके दिमाग से जाने लगती है, यानी कि अब उसे अपना नाम तक भी याद नहीं था। वो इसी दुनिया का बन चुका था। तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो कि गुंडे बदमाश होते हैं और वो रियो को देखकर कहते हैं कि क्या ये लड़का अभी तक जिंदा है? हमें तो लगा कि इतने तेज बुखार की वजह से ये भिखारी कब का मर चुका होगा। और अब वो रियो को उस जगह से निकल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जिस पर कि रियो बाहर चले जाता है खाने की तलाश में। वो आसपास के फ्रूट्स को खाने लगता है क्योंकि उसे कोई भी खाना नहीं देगा। तभी वो सोचने लगता है कि आखिर हारुतो है कौन, यानी कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में रिकॉल करना चाह रहा था। वो देखता है कि जो मॉडर्न जापान है वो आज के जापान से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, यानी कि इस दुनिया के लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि बस होती क्या है। लेकिन इस दुनिया में रहने का सिर्फ उसका एक ही मकसद है, क्योंकि रियो की मॉम को किसी ने बचपन में ही मार दिया था और उसी का बदला उसे लेना है। हम उसके बचपन की मेमोरी में देखते हैं जहाँ पर कि रियो की मॉम उससे कह रही होती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे दादा दादी से मिलाने जरूर ले जाऊंगी। वहाँ की जिंदगी यहाँ की लाइफ से काफी ज्यादा अच्छी होगी। जिस पर रियो भी काफी ज्यादा खुश होता है कि वो बड़े होके अमीर हो जाएंगे और उन्हें यहाँ घुट घुट के नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन किसी दिन उसकी मॉम को किसी एसोसिएशन ने मार दिया था और उसके वजह से रियो अनाथ हो गया। जब वो इस बात पे सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास से कुछ नोबल्स गुजर रहे होते हैं। असल में वो बच्चे अपने साथ के एक लड़की को ढूंढ रहे थे। वो उस लड़की के बारे में रियो से भी पूछते कि क्या तुमने किसी पर्पल हेयर वाली लड़की को देखा? वो काफी ज्यादा सुंदर भी है दिखने में, बट वो उससे अजीब तरीके से बात करते, यानी कि उसे रियो को देखकर घिन आ रही थी। तो जिस पर रियो भी अपने एटीट्यूड से बोलता है कि नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम सेलिया होता है। वो रियो के पास आती है, वो उससे प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं इन लोगों के बदले तुमसे माफी मांगती हूँ, पर क्या तुमने उसके बारे में सुना या फिर कहीं पर देखा है पर्पल बालों वाली लड़की को? जिस पर कि रियो साफ इनकार कर देता है, बट वो उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम लोगों का यहाँ पे रुकना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गुंडे बदमाश रहते हैं। जिस पर अब वो नोबल फैमिली के बच्चे डिसाइड करने लगते हैं या फिर तो उन्हें इस जगह से जाना होगा या फिर घर जाके किसी बड़े की मदद लेनी होगी। लेकिन जाने से पहले वो इस चीज को कंफर्म कर ले कि क्या उनकी दोस्त इस जगह में मौजूद है या फिर नहीं। इसके बाद सेलिया अपनी पावर से आसपास की चीजों को स्कैन करने लगते हैं जहाँ पर कि वो किसी भी एनर्जी को महसूस कर सके। उसे वहाँ पर अपनी दोस्त तो नहीं दिखाई देती, बट उसे रियो दिखाई देता है, क्योंकि उसकी पावर की वजह से रियो की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। और उसे देखकर तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। रियो भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर ये है क्या। सेलिया अपने लोगों के साथ जाने से पहले रियो को कुछ पैसे दे देती है जो कि शायद उसके काम आ सके। रियो अपने जब घर पहुँचता है तो सारे पैसों को लेकर, बट वो देखता है कि वहाँ पे पहले से एसोसिएशन मौजूद है जो कि रियो के अंदर आने पर उसके ऊपर वार कर देता है। लेकिन पैसों के बैग की वजह से वो उसके वार से बच जाता है। अब वो एसोसिएशन उसी के पास आने लगता है। रियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब वो करे क्या, कि तभी अचानक से वहाँ पर एक सुंदर बालों वाली गॉडेस आती है जो कि रियो से कहती है कि तुम कमजोर नहीं हो। याद करो कि पिछली लाइफ में तुम कितने अच्छे वाले मार्शल आर्ट स्टूडेंट थे, तुम्हें कराटे भी आते थे तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारा नाम हारुतो है और तुम एक मजिशियन हो। और इसके बाद रियो की बॉडी के अंदर से मैजिक बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर वो सिचुएशन से फाइट करने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, जहाँ उसे पिछली लाइफ की टेक्निक्स भी याद आ रही होती है जो कि हारुतो को उसके दादाजी ने सिखाई थी। और यहाँ पर वो उस एसोसिएशन को बड़ी आसानी से अपनी पावर्स के साथ हरा देता है। जब वो अपने आस पास देखता है और वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया, इतनी बड़ी फाइट करने के बाद
बाद भी इनमें से कोई उठा क्यों नहीं। तो उसे पता चलता है कि उस एसोसिएशन ने पहले ही उन सारे चोरों को वहाँ पे मार चुका था, यानी कि अब वो वहाँ पर सिर्फ अकेला ही बचा था। तभी उसे एक बोरी दिखाई देती है जो कि हिल रही होती है, और जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसके अंदर वही राजकुमारी होती है जिसे ढूंढते ढूंढते नोबल फैमिली के कुछ बच्चे उनके पास भी आए थे। वही वो पर्पल हेयर वाली लड़की थी, उसका नाम फ्लोरा था। फ्लोरा रियो का काफी ज्यादा थैंक्स करती है और उससे कहती है कि असल में इन लोगों ने मुझे किडनैप कर दिया था, बट क्या तुम मुझे मेरे महल तक छोड़ सकते हो? अगर तुमने ऐसा करा तो मेरे फादर तुम्हें काफी बड़ा रिवॉर्ड देंगे। रियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो उसे महल तक जरूर छोड़ के आएगा। अगली सुबह ही वो उस सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ जब वो गाँव से गुजर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो नोबल फैमिली के बच्चे उन्हें रास्ते में देख लेते हैं। वो रियो के कंधे में फ्लोरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो रियो की गर्दन में अपनी स्वाड रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? पिछली बार तो हमने तुम्हें पैसे तक दिए थे, तब भी तुमने झूठ बोला कि तुमने फ्लोरा को देखा भी नहीं। असल में फ्लोरा उस टाइम पर सोई हुई थी, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ वो लोग रियो को पकड़कर महल के कैद खाने में बंद कर देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। चार्ली राजा के अंदर काम करने वाला कमांडर होता है। वो यहाँ पे रियो से पूछताछ करने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा था। वो असल में गांव के गरीब लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है, और यहाँ पर वो रियो को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे काफी ज्यादा सुनाता भी है कि वो गरीब फैमिली से है और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंसेस फ्लोरा को छूने की। रियो बताता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, तुम सबको गलत फहमी हुई है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो रियो के ऊपर लगातार वार किए जाता है। तो उसी तरफ हम प्रिंसेस फ्लोरा को देखते हैं। जब वो होश में आती है तो शेलिया और उसके साथी रियो से कहती है कि जिस बंदे ने तुम्हें किडनैप करा था, यानी कि रियो को, उससे सजा मिल चुकी है उसकी गलतियों की। तो फ्लोरा उसे बताती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, असल में वो तो मुझे महल में छोड़ने के लिए जा रहा था, इवन कि वही तो है जिसने कि मेरी जान बचाई उन चोरों से। रियो को बेकसूर देखकर सेलिया और उसकी साथी जब कैद खाने में पहुंचती है तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि रियो तो लगभग आत्महत्या हालत में था, यानी कि चार्ल्स ने उसे इतना ज्यादा मारा था कि पूछो मत। सेलिया उस बंदे से कहती कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, जल्दी से उसे नीचे उतारो। इसके बाद सेलिया उससे माफी मांगती है और उसे अपनी पावर से हील करने लगती है। यहाँ जब रियो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो पैलियम किंगडम के महल में सोया हुआ है, और जब वो उठता है तो उसके सामने सेलिया होती है। वो उससे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो कैद खाने में था ना। तो सेलिया बताती है कि हमें माफ कर देना, असल में राजा तुम्हारी बहादुरी से इतने ज्यादा खुश हुए कि आज के बाद तुम भी इसी महल में रहोगे, लेकिन राजा तुमसे मिलना चाहते हैं, वो कब से इंतजार कर रहे हैं कि तुम होश में आओ। जिस पर रियो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं राजा के सामने किस मुंह से जाऊं, यानी कि मैं तो गरीब फैमिली से आता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करूंगा। तो सेलिया उससे बताती कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद कुछ देरों की प्रैक्टिस के बाद रियो उस चीज को सीख जाता है। इसके बाद रियो अच्छे से तैयार होकर राजा के सामने आता है। राजा रियो को मैजिशियन की पढ़ाई कंप्लीट करने का ऑफर देता है, जिस पर कि रियो एग्री हो जाता है। इसके बाद सेलिया रियो को समझाती है कि अब जैसे कि तुम सबसे ज्यादा गरीब फैमिली से आते हो, यानी कि यहाँ पे सबके सब नोबल बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम्हारे बुलीड होने के चांसेस ज्यादा है। उम्मीद है कि तुम इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाओगे। जिस पर रियो कहता है कि हाँ जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद सेलिया क्लासरूम का दरवाजा खोलती है, और जब वो क्लासरूम के स्टूडेंट से रियो को इंट्रोड्यूस कराती है तो उसकी क्लास के बच्चे उसको बुली करने लगते हैं और उसके बारे में गलत सलत बोलने लगते हैं कि वो तो कितनी पुअर बैकग्राउंड से आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राजा का दिमाग घास चढ़ने गया था जो उसने रियो को मैजिशियन के स्कूल में एडमिशन दिलाया। पहली क्लास में तो रियो का कोई भी दोस्त नहीं मिलता। अब इसके बाद सेलिया उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में ले आती है, जहाँ पे कि उसने उससे वादा करा था कि वो उसे अच्छे से तौर तरीके सिखाएगी। यहाँ पे वो देखती है कि रियो वाकई में पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज है, आम बच्चों के मुकाबले, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि रियो तो अपनी पास्ट लाइफ में उसने अपनी ग्रेजुएशन कब की कंप्लीट कर चुकी थी। अगली क्लास उनकी मार्शल आर्ट वाली क्लास होने वाली थी, जहाँ पर कि टीचर उनके बारे में बाकी स्टूडेंट्स को बता रहा होता है मार्शल आर्ट्स के ट्रिक्स। यहाँ पर वो रियो को अपने सामने खड़ा करता है उसके साथ फाइट करने के लिए, जिस पर कि हम देखते हैं कि रियो हारुडो यानी कि अपनी पिछले लाइफ की टेक्निक का यूज करके मास्टर का दिल भी जीत लेता है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक रियो काफी ज्यादा मेहनत करता है अपनी पढ़ाई के ऊपर। सेलिया उससे कहती कि माना एग्जाम तुम्हारे सर के ऊपर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना
खाना पीना और सोना भी बंद कर दो। जिस पर रियो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी करके अच्छे मार्क्स चाहिए, इसलिए अब वो पूरी रात भर पढ़ते रहता है। अगले दिन क्लासरूम में एग्जाम था तो हम देखते हैं कि बहुत बच्चों को एग्जाम लिखने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन रियो जो कि अपना अच्छे से एग्जाम देकर जब क्लासरूम से बाहर आ रहा होता है तो उसे अपनी पिछली लाइफ याद आ जाती है, यानी कि हारुतो की मेमोरीज। उसे पता चलता है कि हारुतो की एक बचपन की क्रश भी थी, यानी कि उसका नाम मीहा था, और उसने उससे कैसे वादा करा था कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। उससे शादी करने के बाद फाइनली कुछ दिनों बाद उनके स्कूल का रिजल्ट भी निकल के आ जाता है, जहाँ पर कि सबसे टॉप जिसने मारा था वो रियो था, और दूसरा वो पर्पल हेयर वाली लड़की, और तीसरी उसकी दोस्त। क्लासरूम के कुछ लड़के जो कि वहाँ पे एक बार फिर से रियो को बुली करने के लिए आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जरूर इसने चीटिंग करी होगी, नहीं तो इसके जैसा गवार लड़का आखिर कैसे टॉप कर सकता है। तो उसकी बातों पर फ्लोरा और उसकी दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। तभी वहाँ पर सेलिया भी पहुंच जाती है और उनसे समझाती है कि रियो ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो लड़के मानने को तैयार ही नहीं थे और वो उस जगह से रियो की बेइज्जती करते हुए चले जाते हैं। सेलिया रियो से कहती है कि तुम्हें इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो जिस पर रियो कहता है कि कोई नहीं, वैसे भी मुझे इन सारी चीजों की सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, पर मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी तरह का तूफान पार करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सेलिया कहती है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मार्शल आर्ट वाले मास्टर अपने मार्शल आर्ट के ग्रुप को चूज करते हैं, जहाँ पर कि वो रियो को उस ग्रुप का लीडर बना देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था उम्र में, अब उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली थी। यहाँ पर वो सेलिया से मिलता है। सेलिया उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। तो रियो बताता है कि उसे ये पूरी कंट्री एक्सप्लोर करनी है। तो सेलिया उससे बताती है कि इसमें तो कोई भी मजा नहीं है, इससे अच्छा तो तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हम दोनों साथ में इस लाइब्रेरी को चलाएंगे। जिस पर रियो कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को यहीं पर ही बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो कल को ही शादी हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा। जिस पर सेलिया उससे कहती कि वैसे तुम्हें जाना कहाँ है। तो रियो उसे बताता है कि उसे अपनी मम्मी के घर जाना है, यानी कि उसे यगुमा जाना है, यानी कि अपने असली गांव। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉयल कंपटीशन होने वाला था, यानी कि मार्शल आर्ट में स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियो का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स होता है, जिसे कि उसने बचपन में बहुत ज्यादा मारा था। चार्ल्स रियो को पहचान लेता है, वो कहता है कि ये तो वही भिखारी है ना। तो जिस पर रियो उसकी रिस्पेक्ट करता है, कहता है कि तुमने मुझे बचपन में बहुत अच्छे से ट्रीट करा, आज मैं तुम्हें उसी का स्वाद देने वाला हूँ। उन दोनों के बीच मैच शुरू होता है, जहाँ पर कि उनकी पहले तो बराबरी का मुकाबला चल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैच के दौरान चार्ल्स रूल्स को फॉलो ना करते हुए रियो के ऊपर जानलेवा अटैक कर रहा होता है, लेकिन रियो भी उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सेलिया, जिसे कि उस चीज की बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, उसे रियो की परवाह हो रही होती है। हम देखते हैं कि रियो यहाँ पे बड़ी आसानी से चार्ल्स के अटैक को ब्लॉक करके उसके ऊपर वार करता है और उसे हरा देता है। अपने आप को रियो से हार के चार्ल्स को काफी ज्यादा बेकार लगता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर उसे कैसे हरा दिया, वो भी एक भिखारी ने। और अब इस मैच का राउंड 2 अगले हफ्ते के लिए डेट घोषित कर दी जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। रेन मैच के बारे में उससे बात कर रहा होता है और वहाँ पे रियो की भी तारीफ कर रहा होता है। उसे बस इस चीज का गम हो रहा था कि आखिर चार्ल्स उससे कैसे हार गया। तो चार्ल्स कहता है कि वो कोई मैजिशियन नहीं बल्कि वो भिखारी था, और 5 साल पहले तो उसने हमारे यहाँ की प्रिंसेस यानी कि फ्लोरा को किडनैप भी करा था, उसमें उसका हाथ भी था। अब अगले दिन हम सेलिया को देखते हैं जो कि उसके स्कूल से बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो आज उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी लास्ट राउंड जो वो जीता था। लेकिन वो देखती है कि रियो स्कूल से जाने के बाद कहीं और ही जा रहा है। वो पेड़ के पीछे एक लड़की से मिल रहा होता है, जहाँ पे कि एक लड़की उसे प्रपोज कर रही होती है, और ये सब कुछ सेलिया भी चुपके चुपके देख रही होती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखती है। अगले दिन क्लास में वो बच्चों को मैजिक सिखा रही होती है, जहाँ पे कि वो रूम की लाइट बंद करके उन्हें मैजिक रेन दिखाती है, और वो दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। असल में रियो इस पावर को यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर की मैजिक को सिर्फ उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब अगले दिन सारे क्लास के बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, और उन सब का कमांडर एलन होता है। उसके पास एक सीक्रेट मैप भी था, जिससे वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा। फ्लोरा की दोस्त रहना उसे मना करती है और कहती है कि हम तुम्हारे मैप पे कैसे यकीन कर सकते हैं।
तो जिस पर एलन कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का कमांडर हूँ और वैसे भी ये मैप मुझे मेरे पापा के पास से मिला है। और यहाँ एलन उन सब के बैग्स को पकड़ने की जिम्मेदारी रियो के ऊपर छोड़ देता है। रियो के पास इतना सारा सामान देखकर फ्लोरा उससे कहती है कि मैं कुछ मदद करूँ, तो रियो से मना कर देता है। आगे जब वो अपने सफर के लिए निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाने पर ही उनकी मुलाकात कुछ मॉन्स्टर से होती है जो कि लो लेवल के थे, पर तभी भी वो बच्चे उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ रियो पेड़ के पीछे देखता है क्योंकि उसे वहाँ पे किसी के होने के एहसास हो रहा होता है। वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रेन छुपा हुआ था। असल में वो रियो की पावर का टेस्ट लेना चाहता था। दूसरी तरफ बच्चे उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद ही वो देखते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि आगे तो खाई है और अब वैसे भी वो इतना दूर तो आ चुके हैं, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। फ्लोरा एलन से बताती है कि तुम्हारे फादर का मैप तो बिल्कुल बेकार निकला, अब हम क्या करेंगे। जब वो लोग आपस में इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर और भी हाई लेवल्स के मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक में हम देखते हैं कि क्लास का एक बच्चा भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एलन जो कि उससे फाइट करने में डर रहा होता है कि तभी वो फ्लोरा के ऊपर पैर रख देता है और गलती से उसके धक्के के वजह से फ्लोरा खाई से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर रियो बिना किसी देरी के उसे बचाने के लिए खाई की तरफ कूद जाता है। वो उसे तो बचा लेता है बट खुद खाई में गिर जाता है। यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि एलन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ फाइट करते हैं और उन्हें भी हरा देते हैं। दूसरी तरफ रियो जो कि खाई से नीचे गिरा था वो बिल्कुल सेफ था। यहाँ ऊपर बच्चे कहते हैं कि एलन की वजह से आज प्रिंसेस फ्लोरा की जान खतरे में आ गई थी और प्रिंसेस फ्लोरा को बचाने के चक्कर में रियो खाई से नीचे गिर गया। जिस पर एलन कहता है कि उस गरीब के बच्चे के लिए अब हम खाई के नीचे जाए क्या, मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना सेफ रहेगा। दूसरी तरफ फ्लोरा जो कि साफ इनकार कर देती है उनके साथ चलने के लिए। वो कहती है कि नहीं, मैं रियो को अकेला छोड़ के इस जगह से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि ऊपर आ चुका था। वो उनकी लड़ाई को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक इस हाई स्कूल में रह पाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे आज से ही अपनी जर्नी शुरू करनी होगी। दूसरी तरफ वो बच्चे जब आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे किसी बड़े से मॉन्स्टर की आने की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कि उन सब की पावर्स मिलाने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर नहीं मर पाता। वो लोग बैकअप बुलाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उनके सिग्नल्स तोड़ देता है। ये सब कुछ देखकर एलन सारे स्टूडेंट से कहता है कि जल्द से जल्द इस जगह से अपनी जान बचाकर भागो और अब वो बच्चे उस जगह से भागने लगते हैं। हम यहाँ पे फ्लोरा की दोस्त को देखते हैं जिनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था। उन्हें लगता है कि शायद फ्लोरा पहले ही भाग चुकी है, अब हमें भी भागना चाहिए और वो वहाँ पे फ्लोरा को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। असल में फ्लोरा तो दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को हील कर रही होती है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर की नजर भी फ्लोरा के ऊपर जा चुकी थी। इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता, रियो फ्लोरा को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ पे वो अपने साइज से भी 10 गुना बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और काफी देर की मेहनत के बाद वो उस मॉन्स्टर की गर्दन काट के उसका गेम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ फ्लोरा के पास उसकी दोस्त भी पहुंच जाती है। रियो ये सब कुछ देखकर खुद भी उस जगह से चले जाता है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि रियो की फाइट को देख रहा होता है और वो उसकी फाइट से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। वो कहता है कि इसके बालों और इसकी ताकत को देखकर लगता है कि जरूर ये यागुमा सिटी से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ हम सेलिया को देखते हैं जो कि मास्टर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लुटाने के लिए आ रही होती है। तो वो ऑफिस के बाहर तो वो अंदर उनकी बातें सुनती है कि जहाँ पे एलन के फादर को मास्टर डांट रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का प्लान था बच्चों की जान खतरे में डालना। दूसरी तरफ हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट यानी कि रियो भी लापता हो चुका है, जिसपे कि एलन के डैड को आइडिया आता है और वो सारा का सारा ब्लेम रियो के ऊपर ही डाल देता है। वो ये भी कहता है कि रियो की वजह से आज फ्लोरा की जान खतरे में थी। ये सब कुछ सेलिया भी सुन रही होती है और जब वो अपनी लाइब्रेरी में आती है तो उससे मिलने के लिए रियो आता है। आखिरी बार वो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतने बुरे टाइम पर भी मेरा साथ दिया, लेकिन अफसोस आज मुझे अपनी जर्नी के लिए निकलना ही होगा। सबको लगता है कि मैं शायद से लापता हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के सिटी यानी कि यागुमा जा रहा हूँ। तो जिस पर सेलिया को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे उसकी याद आएगी। तो जिस पर रियो कहता है कि कोई नहीं, मेरी फिक्र मत करना, मैं वहां जाने के बाद तो मैं लेटर्स जरूर भेजा करूंगा, हम दोनों टच में रहेंगे। जिस पर सेलिया एग्री हो जाती है और अब वो उसे जाने की इजाजत देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो के जाने के बाद सेलिया कितना ज्यादा दुखी है। वो रियो के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को याद करने लगती है। दूसरी तरफ रियो उस किंगडम से जाने से पहले उन सारी चीजों को
देखने लगता है जो कि उसकी बचपन की यादें से जुड़ी हुई थी। तो उसी तरफ हम एलन के डैड को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक एसोसिएशन से मिल रहा होता है। वो उसे कहता है कि रियो का काम तमाम कर दो, वो जहाँ भी मिलेगा उसे मार दो। तो उसी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अपने 3 दिन के सफर के बाद फाइनली गैलोर किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ की वो एक सिटी में स्टे करने के लिए रुकता है। वहाँ देखता है कि अभी भी उसके मिसिंग के पोस्टर्स नहीं है। इसका मतलब कि वो इस जगह से अपनी जर्नी में जाने के सारे रिसोर्सेस ले सकता है। पास की दुकान में वो जाता है जहाँ पे कि वो अपना ब्रेकफास्ट करके पास के स्टोर में जाकर अपनी जर्नी के लिए कुछ सामान खरीदने लगता है। उसी स्टोर में रुक के रियो सेलिया के लिए एक लेटर भी लिखता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं तुम्हें ये लेटर सिर्फ लास्ट बार लिख रहा हूँ और शायद मैं इसके बाद तुम्हें कभी लेटर लिख भी ना पाऊँ। वहाँ से रिसोर्सेज लेने के बाद रियो अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। जहाँ जब वो जंगल से जा ही रहा होता है कि तभी वो अपने रास्ते के बीच में एक बंदे को पड़ा हुआ देखता है। उसे लगता है कि शायद वो घायल हालत में और उसे मदद की जरूरत है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो बंदा उसके ऊपर टैग कर देता है। असल में वो एसोसिएशन था जो कि रियो के ऊपर अपनी पॉइजनस नीडल के साथ अटैक करता है, लेकिन रियो उससे डिफेंस करके उसकी वार से बच जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी लगातार वाली फाइट होती है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रियो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उसे मारता नहीं है बल्कि उसे गहरी नींद में पहुंचा देता है। वो देखता है कि असल में वो एसोसिएशन और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि शायद से एलन की फैमिली की एक स्लेव है, जिसे कि वो लोग सिर्फ उसी मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि जब हारूडो का बस से एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे जब उसने उस लड़की को देखा था वो वही लड़की है। यानी कि रियो एक अकेला ही नहीं है जो कि इस दुनिया में आया है, बल्कि और भी लोग मौजूद है जो कि उस बस में मरे थे और उनमें से एक ये लड़की है। रियो उसके गले से वो स्लेव वाला पट्टी निकाल देता है। असल में उस लड़की का नाम लाना होता है। लाना जब होश में आती है तो वो देखती है कि असल में रियो ने उसके हाथ बांधे हुए हैं। इससे पहले कि वो उसके ऊपर गुस्सा करती है उसे पता चलता है कि रियो ने उसके गले से वो पट्टा भी हटा चुका है, जिससे कि वो एलन फैमिली की स्लेव थी। यानी कि अब वो उनकी स्लेवरी से आजाद हो चुकी है। अब उसे पुराने वाले टॉर्चर्स नहीं सहने पड़ेंगे, इसलिए वो रियो को थैंक्स करती है। उससे काफी ज्यादा खुश होती है। जब रियो को एहसास हो जाता है कि शायद से अब लारा को उसकी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है तो वो उसके हाथ खोल देता है। इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि लारा उसका भी पीछा कर रही है। तो वो उससे कहता है कि असल में वो अपनी इस खतरनाक जर्नी में लारा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। लारा उसे अपना स्लेव वाला पट्टा देती है और कहती है कि प्लीज, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, अगर किसी के हाथों में आ गई तो वो लोग मुझे स्लेव बना देंगे। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं तुम्हारे हाथों से ही स्लेव बन जाऊं। तो जिस पर रियो उसकी आंसू देखकर उसे भी अपनी जर्नी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके उस पट्टे को भी फेंक देता है। इसके बाद वो जर्नी में कैंप लगाता है जहाँ पर कि वो दोनों के दोनों ही खाना खाते हैं। रियो देखता है कि लारा रो रही होती है क्योंकि उसे इतने दिनों बाद अच्छा खाना जो मिला था। अब इसके बाद वो अपने सफर में काफी दूर तक आ चुके थे। वो देखता है कि लारा बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए वो आज रात को इसी जगह में रुकने का प्लान बनाते हैं। तो उसी तरफ हम सेलिया को देखते हैं जिससे कि रियो का लेटर मिल चुका था, जिसमें कि रियो ने लिखा था कि आज के बाद वो उसे कोई भी लेटर नहीं लिख पाएगा। लेकिन उसका लेटर देखकर उसे बुरा नहीं लगता बल्कि उसे अच्छा लगता है कि रियो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। दूसरी तरफ रात को रियो लारा को देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इस जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो मेरी जैसी हो जो कि वापस से रिजनरेट हुए हो इस लाइफ में। अब जब वो रात को सोते हैं तो हम देखते हैं कि लारा सपने में बड़बड़ा रही होती है कि उसे टोक्यो शहर वापस जाना है, उसे अब इस दुनिया में नहीं रहना। और जब वो सुबह रियो से भी पहले उठती है तो उसकी शक्ल देख के उसे याद आता है कि शायद से उसने तो उसे उस बस एक्सीडेंट में देखा था। अब इसके बाद रियो भी उठ जाता है, जिसे देखकर लारा उससे कहती है कि क्या मैं आपको अपना बड़ा भाई बना सकती हूँ। तो रियो उस पे एग्री हो जाता है। इसके बाद वो तीनों अपने सफर के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों को पार करते हैं, यानी कि भवंडर से लेके तूफान तक। तूफानों को पार करके वो आइसलैंड की ठंडी हवाओं से भी गुजरते हैं, इवन की रेगिस्तान से भी, लावा पूल से भी वो पार होते हैं। और जब वो ग्रासलैंड में एक जगह में आके पहुंचते हैं तो रियो को एक काफी बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा होता है अपने से बहुत दूर, जिसके बारे में जब वो लारा को बताता है तो लारा उसे नहीं देख पा रही थी। तो जिस पर रियो को लगता है कि शायद से वो किसी तरह का मैजिकल ट्री है। इसके बाद वो उसी के आसपास कैंप बनाकर उसी रात रुकने का तय करते हैं। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उसी तरफ जो रियो होता है वो लारा को देख रहा होता है कि उस सपने में अपने डरावने सपनों की वजह से काफी ज्यादा डर रही है, इसलिए रियो अपनी मैजिकल पावर से उसके सपने मिटा रहा होता है। तभी उसे बाहर से किसी जानवर की आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो असल में व्हाइट कलर का वुल्फ होता है
तभी अचानक से वो वुल्फ चमकने लगता है और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। जब वो धुआं साइड होता है तो रियो देखता है कि उन लोगों को डीमंस ने घेर चुका था। रियो उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि हम ह्यूमन से साफ नफरत करते हैं। तो तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सारा होती है वो कहती है कि हमें पहले इस लड़के की बात को अच्छे से सुन लेना चाहिए, जिस पर वो लोग भी एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे रियो उन्हें कर ही रहा होता है कि तभी वो दो लड़कियां टेंट के अंदर झांक कर देखती है तो उन्हें वहाँ पे लारा पड़ी हुई दिखाई देती है। लारा असल में गहरी नींद में सो रही थी रियो के मैजिक स्पेल की वजह से, लेकिन उन लोगों को गलतफहमी होती है कि उनकी जैसी लड़की रियो की टेंट में बेहोशी की हालत में। उन्हें लग रहा होता है कि शायद रियो ने उनकी जैसी लड़की को किडनैप करा हुआ है, इसलिए अब वो लोग बिना उसकी बात को सुने उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। रियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, असल में जो तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर वो लड़की अपनी पावर से रियो को बेहोश कर देती है, जिस वजह से रियो अपनी नींद में एक लड़की से मिलता है। असल में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिस रियो को बचपन में उसकी असली पावर्स के बारे में बताया था। उसकी नींद टूटती है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है जहाँ पे कि उनके आसपास वही लड़कियां मौजूद थी। तभी वहाँ पे विलेज की हेड भी आ जाती है जिसका नाम उर्सू होता है। तभी वहाँ पर वो सबकी सब लड़कियां रियो से माफी मांगने लगती कि उसने रियो के ऊपर गलत ही शक करा। इसके बाद वो रियो के हाथों की चेन खोल देते हैं और रियो को उस घर में कुछ दिनों तक रहने के लिए भी देते हैं। यहाँ पे वो रियो को अपने मेन हॉल की तरफ ले जा रहे होते हैं तो रियो उसी बड़े पेड़ को फिर से देखता है। तो वो हेड लेडी उसे समझाती है कि असल में ये एक तरह का मैजिकल ट्री है, ये हम सबकी रक्षा करता है, लेकिन इस पेड़ को सिर्फ वही देख सकता है जो कि स्पिरिचुअल सेंस की पावर को अपने अंदर रखता है और शायद तुम उनमें से एक हो। अब अंदर जाने के बाद रियो वहाँ पे देखता है कि और भी हेड्स मौजूद है विलेज के। पहले तो वो सबके सब रियो से माफी मांगते हैं और बाद में उसका थैंक्स भी करते हैं कि उन्होंने उन्हीं की यहाँ की लड़की को उन लोगों के हाथों से बचाया। यानी कि वो लोग यहाँ पे लारा की बात कर रहे थे। वो रियो से कहते हैं कि तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। तो रियो कहता है कि आप लारा को अपने साथ रखना, वो यहाँ पे ज्यादा खुश रहेगी। मेरा तो सफर बहुत बड़ा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक रह सकता हूँ और क्या मैं तुम्हारे यहाँ की कुछ टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं। वो रियो को ऑफर भी करते हैं कि आप हमारे यहाँ की किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन रियो मना कर देता है। तभी वहाँ पे वही मैजिकल ट्री की स्पिरिट भी पहुंच जाती है, यानी कि उन विलेज की गॉडेस जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है वो रियो को अच्छे से देखती है। उससे पता चलता है कि रियो के अंदर एक और पर्सन की स्पिरिट पहले से ही मौजूद है, इसलिए वो किसी ऑर्डिनरी बंदे से तो काफी ज्यादा अलग है। उसके पास ज्यादा पावर्स भी है, इवन कि वो दो माइंड से सोच भी सकता है। यहाँ विलेज के हेड मास्टर ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो रियो को उस जगह में रहने के लिए वीआईपी पास भी देते हैं। इसके बाद बाकी की वो लड़कियां रियो को उसका घर दिखाती है। तभी वहाँ पे हेडमास्टर भी आ जाती है और वो लेडी रियो से कहती है कि आज के बाद ये लड़कियां तुम्हारे साथ ही रहेगी, ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगी और तुम्हें नई नई स्किल्स भी सिखाएगी, जिस पर कि रियो एग्री हो जाता है। इसके बाद वो लोग काफी दिनों तक उस जगह में एडवेंचर भी करते हैं और रियो नई नई चीजों को सीखता है। अब यहाँ पे रियो को ये भी बताया जाता है कि इस प्लेस में कुछ दिनों बाद एक काफी बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ होता है, यानी कि उसने अभी तक रियो का पीछा नहीं छोड़ा। और इस बार तो रेन ने बिल्कुल हद ही कर दी। वो एक तरह के बड़ा सा क्रिएचर का अंडा चुरा लेता है, यानी कि अब वो उस अंडे को जहाँ भी लेकर जाएंगे वो क्रिएचर और उसके साथ ही उनको फॉलो करेंगे। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि आज फेस्टिवल था और वो लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं और डांस भी करते हैं। यहाँ वो लड़कियां रियो के साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। रियो जो कि दूसरी तरफ हेडमास्टर लेडी को बताता है कि भले ये लोग मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी है, बट अब मुझे जाना होगा अपने आगे सफर के लिए। दूसरी तरफ वो लारा को लेकर जंगल में आता है जहाँ पर कि वो उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हें अपने नए दोस्त कैसे लगते हैं। तो लारा उनकी तारीफ करने लगती है और कहती कि वाकई में मेरी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो चुकी है, मुझे ऐसी लाइफ जीने के लिए मिल रही है जिसके बारे में कभी मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। उसे खुश देखकर रियो भी खुश था, लेकिन वो उससे कहता है कि अब मुझे इस जगह से जाना होगा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहीं रहोगे हमेशा। जिस पर लारा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आपके बिना इस जगह में नहीं रहूंगी, आप मुझे जहाँ ले जाओगे मैं आपके साथ वहीं आऊंगी। रियो से समझाने की कोशिश करता है कि उसके सफर में काफी ज्यादा खतरे मौजूद है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। जिस पर कि लारा नाराज होकर उस जगह से चले जाती है, रियो से ये कहते हुए कि तुमने तो हमेशा मुझे कमजोर ही समझा, तुम मेरी काबिलियत पे शक करते हो ना। और ये कहकर वो उस जगह से चले जाती है। तो सीधा हम हेडमास्टर को देखते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि
कुछ बड़ी बड़ी चिड़िया उन्हीं की तरफ ही बढ़ते जा रही है। वो एक अलग ही तरह के क्रिएचर यानी कि ग्रिफिन्स है। ग्रिफिन असल में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकते हैं, लेकिन इन सबके पीछे कर कौन रहा है हमें इस बात का पता लगाना होगा। इसके बाद वो कुछ लड़कियां मिलकर इस बारे में पता लगाने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे सेरेमनी को भी कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि रेन के ही कहने पर उस अंडे को लेके जा रहा था। उसने एक जगह पे अपना कैंप लगाया हुआ था और वो वहाँ पे आराम कर रहा था। जब वो लड़कियां वहाँ पे पूछती है तो वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रिफिन के अंडे को चुराने की। तो ये देखकर वो लड़का, उसका नाम स्काउट होता है, वो उस जगह से भागने लगता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि रेन ने ग्रिफिन से कहा था अगर तुम्हें कभी भी अपने ऊपर खतरा महसूस हुए तो तुम इस रेड गोली को खा लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद स्काउट उस अंडे को लेके उस जगह से भागने लगता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और वो कहता है कि बेवकूफ स्काउट। इसके बाद वो अपने हाथ से उसी जेम्स को क्रश करते हुए स्काउट की जान ले लेता है, जिस वजह से उसके पास से वो अंडा नीचे गिर जाता है जो कि सीधा लारा के पास आके गिरता है। लारा उस अंडे को देखकर जैसे उसके नजदीक जाती है कि तभी वहाँ पे उस ग्रिफिन की मम्मी भी पहुंच जाती है। अपने बच्चे को नीचे मरा हुआ देखकर वो लारा के ऊपर वार कर देती है। दूसरी तरफ रियो जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि असल में लारा तो अभी भी घर में नहीं आई और दूसरी तरफ सेरेमनी भी उन्होंने ग्रिफिन्स के वजह से बंद कर चुकी है। तभी उन्हें जंगल की तरफ से आवाज आने लगती है। असल में वो लारा की आवाज थी। दूसरी तरफ लारा को बचाने के लिए वो लड़कियां भी वहां पे पहुंच जाती है जो कि उस ग्रिफिन के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन वो ग्रिफिन काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। इससे पहले कि वो ग्रिफिन अपनी पावर से उन सबको खत्म करता, उस जगह पे रियो आ जाता है। रियो अपनी पावर से उस ग्रिफिन के साथ फाइट करता है जो कि उससे 10 गुना बड़ा था साइज में, लेकिन तब भी वो अपनी पावर से उसे हरा देता है, जिससे देखकर विलेज के सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और यहाँ लारा भी उससे अपनी बेवकूफी के लिए माफी भी मांगती है और वो उससे कहती है कि अब मैं छोटे बच्चों जैसा जिद नहीं करूंगी आपके साथ आने का, मैं आपका यहीं पर ही इंतजार करूंगी जब तक कि अपना मकसद पूरा करके नहीं आ जाते। जाने से पहले वो विलेज के सारे हेडमास्टर से बाय कहते हुए जाता है, जहाँ पर कि हेडमास्टर उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट करते हैं और एक आर्मर भी, जो कि शायद फ्यूचर में उसके काम आए। वो उसके लिए बहुत सारी चीजें देते हैं, इवन की पैसे भी, जिसे देख कर रियो उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं जो हो सके इस फेवर को लौटाने के लिए कुछ भी करूंगा आपके लिए। इसके बाद वो अपनी छोटी बहन यानी कि लारा को उस जगह से बाय कहते हुए चले जाता है। हम देखते हैं कि रियो को सफर करते हुए लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके थे। अब वो वहाँ पे यागुमा के एक गांव में पहुंच चुका था। ये जगह उसको अपने जापान की तरह ही लग रही थी, बट थोड़ा कम डेवलप। वहाँ वो 2 लड़कियों से इस जगह के बारे में कुछ पूछ रहा होता है, तो वो 2 लड़कियां उसे अपने घर के एल्डर के पास ले जाती है। उस एल्डर का नाम युबा होता है। अब यहाँ पर लेडी युबा को बताता है कि आज से 15 साल पहले मेरे माँ बाप इस जगह में रहते थे, और जब वो उसे अपने माँ बाप का नाम बताता है तो वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उन दोनों लड़कियों को उन्हें अकेले में बात करने के लिए कहती है, जिस पर कि वो दोनों बाहर चले जाती है। यहाँ पे रियो अपने बचपन के बारे में सब कुछ उस लेडी को बताता है। जब वो बूढ़ी लेडी उसके पेरेंट्स का नाम सुनती है तो वो कहती है कि उसकी दादी और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर रियो काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो अपनी दादी से कहता है कि वो यहाँ पर अपनी माँ बाप के मेमोरियल टेबल्स बनाना चाहता है, जिस पर कि उसकी दादी कहती है कि वो ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बाद उसकी दादी उसे रियो के पेरेंट्स की ग्रेव के सामने ले आती है, लेकिन उसकी दादी जी उसको ये रीजन नहीं बताती कि आखिर उसके माँ बाप इस किंगडम को छोड़ के क्यों भाग गए थे। इसके बाद वो रियो को उसके कजन्स के बारे में बताती है कि उसके बहुत सारे कजन्स हैं। इसके बाद रियो अपने माँ बाप की ग्रेव के सामने अपना मन हल्का करता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो अपनी दादी के घर पहुंचता है तो वो उनके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार करता है, जहाँ वो अपने कजन्स को अपनी सुपर पावर्स दिखा रहा होता है, यानी कि स्पिरिचुअल पावर से वो आग को जला रहा था। कुछ देर बाद रियो के दूसरे कजन्स भी पहुंच जाते हैं, यानी कि सीओ और शिन। पहले तो शिन रियो को वहां देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बाद में उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि रियो कितना टेस्टी खाना बनाता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद रियो की दादी शन से कहती है कि रियो को भी अपने साथ हंटिंग के लिए ले जाना, इसी बहाने उसका मन भी लगा रहेगा। शन जो कि रियो को देखकर समझ रहा होता है कि शायद अभी तो उसे हंटिंग के बारे में क्या ही पता होगा, और वो उसे लल्लू पंजू समझ रहा था। इसके बाद वो दोनों एक मास्टर के साथ अपनी हंटिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रियो शन से भी ज्यादा जानवरों को हंट करने लगता है। शन उसके पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो खुद तो किसी भी जानवर को हंट कर ही नहीं पा रहा था।
जिस पर कि शन रियो से जेलस होने लगता है। अब इसके बाद रियो देखता है कि वो हंटिंग के बाद काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, उसे नहाने जाना है, बट वहाँ पे किसी भी तरह का बाथरूम पूरे विलेज में मौजूद ही नहीं था, इसलिए वो खुद ही अपने हाथों से वहाँ पर एक बाथरूम बना देता है, जिस पर कि शन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। अब देखते ही देखते हम देखते हैं कि रियो उस गांव में पूरा फेमस हो चुका था, क्योंकि वो सबकी मदद करता था उनके काम के लिए। तभी हम रियो की दादी को देखते हैं, जहाँ उसकी दादी उससे कहती है कि क्या तुम हमारे यहाँ के राइस को सही सलामत कैपिटल तक पहुँचा दोगे, जिस पर कि रियो बिल्कुल एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि शन ने किसी पास के गाँव के चीफ के बेटे के साथ लड़ाई कर चुकी है, और उससे पंगा होने के बाद वो बंदा उसे धमकाने लगता है। असल में बंदा शन से कह रहा होता है कि उसकी बुग्गी टूट चुकी है, इसलिए वो क्या तुम्हारे घर में नहीं रुक सकता, बट असल में बात तो कुछ और ही थी। उसकी गंदी नजर शन की बहन के ऊपर थी, जिससे देखकर शन मना करता है, तो वो बंदा उसके साथ फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रियो की दादी भी आ जाती है और वो दोनों के मैटर को सुलझाती है। यहाँ पर वो उस बंदे को अपने घर के एक पास वाली जगह को दे देती है रहने के लिए, जिस पर वो लोग एग्री हो जाते हैं। जब वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तो वो बंदा रियो को अपनी टांग से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो खुद ही नीचे गिर जाता है। खुद भी पता नहीं होता कि आखिर वो गिरा कैसे, लेकिन असल में क्या हमारा रियो किसी से कम है? नहीं ना। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो अपनी बहनों को एक प्रोटेक्शन वाला पर्ल देता है और कहता है कि इसकी मदद तुम तब करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर खतरा है। कुछ दिन बाद गांव में चीफ कलेक्टर भी आ जाता है, जो कि राजा के घर से आया था। वो रियो की दादी के घर में आके रेस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसे उसकी कजन्स भी देख रही होती है। तो उससे पूछती कि आखिर तुमने मार्शल आर्ट क्यों चूज करी? तो रियो बताता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। असल में मैं एक लड़की से पसंद करता था और मैंने उससे वादा करा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। अब रात के टाइम पे जब युवा सो रही होती है, तो अचानक से उसके कमरे में वही गुंडा आ जाता है, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सही मौके पर रियो आकर युवा को बचा लेता है। जिस पर कि वो गुंडा रियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो खुद ही रियो के कदमों के नीचे धूल चाट रहा होता है। रियो से इतना पीटता है कि वो मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चीफ और बाकी के लोग हल्ला सुनकर आ जाते हैं। चीफ उस गुंडे को सजा दिलाने के लिए अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद अगली सुबह रियो उन सबसे माफी मांगता है कल रात को जो भी हुआ, लेकिन चीफ उससे कहता है कि कोई नहीं, अच्छा तो यही रहा कि तुम सही टाइमिंग पे आ गए। इसके बाद वो उन गुंडों को अरेस्ट करके राजा के पास ले जा ही रहा होता कि तभी युवा यानी कि रियो की दादी उस चीफ को छुपके से एक लेटर देती है और कहती है कि इसे राजा तक पहुंचा देना। इसके बाद वो सबके सब कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो उन गुंडों को राजा की तरफ भेज देते हैं। और दूसरी तरफ शैन, जो कि रियो को थैंक्स करने के लिए उसे एक अच्छी सी मील खिलाता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर फालतू ही शक करा, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरी बहन के साथ कुछ हो गया होता। अब अगले दिन जब रियो रूबा के साथ मार्केट में घूम ही रहा होता है कि तभी वो एक लड़की को रेस्क्यू करता है, जो कि नोबल फैमिली की थी, जिसके बाद वो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम उसे चीफ को देखते हैं, जो कि अपने पापा को वही लेटर देता है जो कि युवा यानी कि रियो की दादी ने उसे चुपके से दिया था, और उसमें जो लिखा था उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद जब रियो अपने घर वापस पहुंचता है, तो वहाँ पे देखता है कि रॉयल फैमिली के लोग पहले से ही मौजूद है। वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, बट दूसरी तरफ राजा जी उससे खुद मिलने के लिए आए होते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो वो रियो से बताते हैं कि असल में वो उसकी नानी नाना है और वो इस जगह पे डिजर्व नहीं करता, असल में वो तो राजघराने से आता है। इसके बाद वो उसे आज से 20 साल पहले ले जाता है, जहाँ पर कि उसके नाना जी के यहाँ का एक सोल्जर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, इवन कि उसकी स्किल से भी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने उसे अपनी फैमिली का स्पेशल बॉडीगार्ड तक बना चुका था। लेकिन जब उसके पापा यानी कि जैन उसकी माँ से मिले, तो उनको पहली नजर में प्यार हो गया। धीरे धीरे करके उनके बीच की नजदीकियां बढ़ते ही गई और एट द एंड उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ के ऊपर तो किसी और की नजर पड़ चुकी थी पहले से। वो बंदा दूसरे किंगडम से बिलोंग करता था, इवन कि उसने तुम्हारी मॉम के साथ गलत करने की कोशिश भी करी। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ की जान बचा ली। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे किंगडम से आया हुआ बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने राजा से शर्त रखी कि अगर उन्होंने उनकी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं कराई तो वो उनके किंगडम के ऊपर अटैक कर देंगे। उस टाइम पर किंगडम वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर था, जिस पर राजा को ना चाहते हुए भी उनकी बात पे एग्री होना पड़ा, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उस जगह से भाग गए। अगले दिन वो ये सारी बात राजा के दरबार में आकर भी कहता है। यहाँ रियो अपने दादाजी को अपने बचपन से लेके सारी बात बताता है कि जब उसके माँ बाप इस किंगडम को छोड़ के दूसरे किंगडम में रहने गए तो मेरे पापा की डेथ तो मेरे छोटे होने पर हो गई थी। उनका रीजन मुझे तो नहीं पता, बट मेरी माँ को मेरे आंखों के सामने मार दिया गया और उसे और किसी ने नहीं बल्कि मेरे पापा के दोस्त ने मारा था। असल में जब वो हमारे घर आके मुझे मारने की कोशिश कर जहर पिला के, तब तक मेरी माँ ने उसे
और अगर वो ये बात को बाहर बोलते इससे पहले ही उसने मेरी माँ को भी मार दिया। अफसोस उस पॉइजन की वजह से मैं बच तो गया, बट उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मैं बिल्कुल गरीब हो चुका था, मेरे पास अपना कोई भी नहीं था। लेकिन जब उसने फ्लोरा नाम की एक प्रिंसेस को रेस्क्यू करा तब राजा ने उसको रॉयल बच्चों के साथ एजुकेशन दिलाने का वादा करा और उसके बाद उन्होंने वहीं पर ही अपनी पूरी ट्रेनिंग ली और आज मैं आपके सामने हूँ। और वो अपनी दादी दादा से वादा करता है कि जब भी उसे वो बंदा मिलेगा वो उसे उस टाइम पर ही खत्म कर देगा। इसके बाद उसकी दादी दादा उसके अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए कहते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रियो तो बड़ी आसानी से उन सब लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसे ट्रेनिंग देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब वो अपने विलेज वापस पहुंच जाता है, यानी कि अपनी दादी के घर, जहाँ वो रोरी और युबा को यानी कि अपनी दादी को बताता है कि अब वो अपने किंगडम वापस जा रहा है। उसने एक लड़की से वादा करा है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा, लेकिन उसके बीच में उन्हें एक जगह जाकर भी रुकना है, तो शायद मैं अब यहाँ पे ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊंगा। अब इसके बाद वो गाँव में 1-2 दिन बिताता है। यहाँ पे जब रूही को ये बात पता चलती है कि रियो कुछ ही दिन बाद जाने वाला है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो उसके सामने रोना चाहती थी बट वो नहीं रो पाती। असल में उसके दिल में रियो की एक अलग ही फीलिंग थी। यहाँ पर वो अकेले में रह के काफी ज्यादा रोती भी है। जब शन इन सारी चीजों को देखता है तो वो रियो से कहता है कि प्लीज मेरी बहन का दिल मत तोड़ना, प्लीज यहीं रुक जाओ ना। अब जिस पर रियो उनसे वादा करता है कि ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल तक वो यहीं पर ही रुकने वाला है, यानी कि 1 महीने था। इसके 1 महीने के दौरान हम देखते हैं कि रूबी छुपके छुपके स्पिरिचुअल आर्ट सीख रही होती है। किसके लिए वो हमें बाद में पता चलेगा। तो उसी तरह हार्वेस्ट फेस्टिवल भी आ जाता है और सबके सब लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी रियो से बात करने के लिए उसे अकेले में ले जाती है। यहाँ पर वो रियो से अपनी दिल की बात कहती है, लेकिन रियो जो कि उसे बिल्कुल अपनी बहन की नजर से देखता था, उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और वो चुपचाप उस जगह से चले जाता है। जिस पर कि रूबी उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज देखो, मैंने तो स्पिरिचुअल आर्ट भी सीख चुकी अब तुम्हारे लिए, तो मुझे अपने साथ जर्नी में क्यों नहीं ले जा सकते हो, मैं तो पावरफुल भी बन चुकी हूँ। लेकिन रियो उसका जवाब नहीं देकर उस जगह से चले जाता है, जिस पर कि रूबी का दिल टूटता है, लेकिन वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही लेती है। इसके बाद अगले दिन रियो प्लेस को छोड़ के जाने लगता है, पर कि उसे रास्ते के गेट में रूबी खड़ी दिखाई देती है। अब वो यहाँ पे एक दूसरे को अलविदा कहकर उस जगह से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि काफी दिनों के सफर के बाद रियो वापस से उस स्पिरिचुअल विलेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि उसे लारा भी मिलती है। लारा उसके गले लग जाती है। इसके बाद रियो हेडमास्टर्स के पास जाता है और उन्हें अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बताता है, जो भी उसने यगुमा में हुआ था। तो जिस पर वो कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कितने दिनों के लिए रुकने वाला है, तो रियो बताता है कि लगभग 1 महीने बाद वो वापस से अपने बचपन वाले किंगडम में जाना चाहता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। इसके बाद रियो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पे कि वो लोग एक बार फिर से मस्ती करते हैं। मॉर्निंग में जब रियो उठता है तो वो लड़कियां भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि रियो के बगल में एक लड़की लेटी हुई है। और जब वो रियो से इस बारे में पूछते हैं तो रियो कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि आखिर ये है कौन। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी अपनी नींद से उठती है और वो रियो को हारुडो नाम से बुला रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, और वही तो वो है जिसने कि बचपन में उसे उसकी पावर्स के बारे में सिखाया था। यहाँ पर वो लड़की जापानीज में उसके साथ बात कर रही होती है, तो बाकी की लड़कियां नहीं समझ पा रही थी। दूसरी तरफ सारा रियो से कहती कि अच्छा यही रहेगा कि तुम इसे एल्डर्स के पास लेके जाओ, वही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। रियो उसे उनके पास ले जाने से पहले उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर से अपने आप को खुद ही कपड़े पहना लेती है। यहाँ रियो उसे एक नाम देता है क्योंकि उसके पास कोई भी नाम नहीं था, यानी कि ऐसा। रियो उसे एल्डर से मिलाने के लिए ले जाता है कि तभी वहाँ पे तो उसे स्पिरिट को देख कर उनकी गार्जियन स्पिरिट भी पहुंच जाती है। वो वहाँ पे ऐसा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो भी उसी की तरह थी बिल्कुल। यहाँ वो गार्जियन एंजल उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास किस किस तरह की पावर्स है, तो ऐसा बताती है कि सब कुछ। और यहाँ मैदान में रियो उसके साथ फाइट करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वाकई में ऐसा बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर रियो भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। रियो अपनी फायर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा अपनी आइस की पावर से उसके हर मूव्स को ब्लॉक करते रहे थे। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट और भी ज्यादा बढ़ती और वो आसपास की चीजों को तबाह करते, वो गार्जियन एंजल उन्हें रुकने के लिए कहती है। यहाँ वो गार्जियन ऐसा से कहती है कि क्या तुम मुझे भी अपनी स्किल्स के बारे में सिखाओगी, मैं कुछ नया जानना चाहती हूँ। और इसके बाद वो विलेज वाले ऐसा का भी वेलकम करते हैं और यहाँ पर वो भी उनके साथ अपनी आम जिंदगी जीने लगते हैं। 1-2 महीने तो बीत जाते हैं और यहाँ पे रियो का टाइम आ चुका था जाने का, और जैसा कि ऐसा रियो की गार्जियन एंजल थी इसलिए वो भी उसके साथ जा रही थी। वो सबके सब मिलकर उसे बाय कहते हैं, जहाँ की विलेज के हेड मास्टर्स उसे एक तरह का कुंडल देते हैं और एक टेलीपोर्टेशन
स्टोन कि जब भी वो चाहे वो बड़ी आसानी से इस जगह में टेलीपोर्ट होकर आ सकता है। जो वो इयररिंग थी उससे रियो अपने बालों का कलर कब भी चेंज कर सकता है अपनी बालों के रंग को छुपाने के लिए, जहाँ पर कि वो अपने भेस को बदल सकता है। यहाँ जब वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं तो रियो ऐसा से कहता है कि मैं तो सेलिया से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपनी बचपन की दोस्त वो तो मुझे देखकर कितनी ज्यादा खुश होगी ना। लेकिन जब वो लोग अपने किंगडम में पहुंचते हैं तो रियो को वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही होती, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, जैसे कि वहाँ पे किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा हो। रियो उस जगह में अपनी पर्सनालिटी को छुपाने के लिए उस इयररिंग की मदद से अपने बालों के रंग को चेंज कर लेता है और अपने चेहरे को छुपा लेता है। दूसरी तरफ हम सेलिया को देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रियो के लेटर को ही देख रही थी। वो सोच रही होती है कि आखिर कब आएगा रियो, अपनी शादी से पहले मैं उसे एक बार लास्ट बार देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ रियो जब एक बंदे से पूछता है तो उसे पता चलता है कि असल में सेलिया की शादी होने वाली है और वो एक तरह की पॉलिटिकल मैरिज है। और इस टाइम पर सेलिया रॉयल पैलेस में है, यानी कि उसकी शादी और किसी से नहीं बल्कि रियो के पुराने दुश्मन चार्ल्स से होने वाली है। रियो को पता था कि वो कितना ज्यादा कमीना है और जिस टाइम पर रियो उस जगह में मौजूद नहीं था उसके बाद इस किंगडम में बहुत कुछ हुआ। इनके ऊपर काफी ज्यादा अटैक भी हुए, जिस वजह से चार्ल्स और रेन ने मिलकर इस जगह की सत्ता को हड़प लिया और अब इस किंगडम में शांति बनाने के लिए ये पॉलिटिकल मैरिज हो रही है। लेकिन जब वो अपनी पावर से उससे ये चीज उगलाना चाह रहे थे कि सेलिया कहाँ पे है, तो उस बंदे को खुद भी नहीं पता था कि सेलिया है कहाँ पे उस प्लेस में, क्योंकि उस जगह की सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बाहर निकलने के बाद रियो ऐसा से बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, क्या तुम बता सकती हो कि इस टाइम पर सेलिया कहाँ पे है। तो उसी तब हम सेलिया को देखते हैं जहाँ पे कि वो अपने फादर और चार्ल्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। सेलिया के फादर भी इस मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ सेलिया भी उस मैरिज से खुश ही थी, सिर्फ बाहर से। दूसरी तरफ ऐसा रियो को उसकी लोकेशन बता देती है। यहाँ पे सेलिया जो कि अपने कमरे में होते हैं रियो के लेटर को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि तुम मुझसे कब मिलने आओगे। इसके बाद वो उसके लेटर को जलाने ही वाली थी कि तभी उस जगह पे रियो भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सेलिया काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उसे लगभग 4 साल बाद मिल रही थी। वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। सेलिया उससे पूछती कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही, लेकिन रियो उससे कहता है कि मुझे सच से बताओ कि क्या तुम इस मैरिज से खुश हो। तो सेलिया ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है और कहती है कि प्लीज अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो प्लीज कल मेरी शादी में मत आना। और इसके बाद वो रियो को अपने कमरे से बाहर कर देती है और गेट को बंद कर देती है। यहाँ पे वो मन ही मन रो रही होती है, बट वो खुश थी कि उसने एक लास्ट टाइम रियो को असल में देखा तो सही। रियो को बाहर जाके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सेलिया ने क्यों इस मैरिज के लिए हाँ करा और क्यों खुश है, जबकि उसे पता है कि चार्ल्स कितना ज्यादा कमीना है। दूसरी तरफ आज शादी थी। यहाँ पर हम सेलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब चार्ल्स अपनी बाकी 5 वाइफ्स के साथ उसके मिलने के लिए आता है तो वो सेलिया को सिर्फ देखते ही रहता है, क्योंकि वो लगी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। दूसरी तरफ उसकी बाकी की वाइफ्स उसे तो एक गंवार की तरह ट्रीट कर रही थी। वो सेलिया से कहती है कि चार्ल्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शकल से प्यार करता है, लेकिन रुतबा तो हम सबके से नीचे ही रहेगा तुम्हारा। लेकिन सेलिया उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेती है हंसते हंसते। इसके बाद उनकी शादी का टाइम हो ही चुका था और वो स्टेज की तरफ जा ही रहे थे कि तभी सेलिया बगल में देखती है जहाँ पर कि उसे रियो नजर आता है। वो काफी ज्यादा दुखी होती है कि उसने रियो से मना करा था कि वो उसकी शादी में ना आए। वो रोने लगती है कि तभी वो पीछे से हल्ला सुनते हैं जहाँ पे कि रियो सारे बैरिकेड्स को तोड़ के सेलिया के पास ही आने लगता है और इवन की इतनी सारी फोर्स भी उसे नहीं रोक पा रही थी। और तभी अचानक से रियो चार्ल्स की छाती में इतने जोर से पंच करता है कि वो डायरेक्ट नीचे जाके गिरता है। इसके बाद वो सेलिया के गर्दन में अपना चाकू रख देता है और सबसे ना हिलने के लिए कहता है। वो सेलिया के कान में कहता है कि ये सिर्फ एक नाटक है, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बट मुझे यकीन है कि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक बार अपने मुंह से बोल दो ना। जिस पर सेलिया कहती है कि अगर मैं हाँ बोलूं तो तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इस जगह से भगा के ले जाओ। जिस पर रियो कहता है कि हाँ, और इसके बाद वो सेलिया को अपनी गोदी में पकड़ के उस जगह से भागने लगता है सारी सिक्योरिटी को तोड़ के। दूसरी तरफ चार्ल्स कह रहा होता है कि ये बंदा इस जगह से नहीं भागना चाहिए। यहाँ पर रेन ने भी रियो को देख चुका था और उसे पहचान लेता है कि बचपन वाला ही है। वो अपनी पावर का ब्लास्ट उसके ऊपर करता है, लेकिन रियो उसे ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन्स पे ऊपर बैठे हुए लोग रियो का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे रियो सही सलामत सेलिया को ऐसा के पास पहुंचा देता है और वो उन दोनों से वादा करता है कि उनसे मिलने जरूर आएगा। तब तक उन्हें इस जगह से सुरक्षित जगह में जाना होगा। इसके बाद रियो उन सारे सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों का इल्जाम अल्फ्रेड के ऊपर डाल देता है कि उसी की लापरवाही की वजह से रियो उसकी बंदी को लेके भाग गया। इसलिए अल्फ्रेड रियो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके फाइट में चैलेंज करता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में ही फाइट होती है, लेकिन रियो उसे बिना मारे ही
हराना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पे एल्फ्रेड उसके ऊपर एक काफी खतरनाक वाला अटैक करता है, जिसके बाद जब उस जगह से धुआं हटता है तो वो देखता है कि रियो तो उस जगह में है ही नहीं। इसलिए वो अपने सिपाहियों को चप्पा चप्पा ढूंढने के लिए कहता है कि पता करो वो जिंदा है भी या फिर नहीं। तो उसी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि सेलिया से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर कि सेलिया उससे पूछती है कि तुम्हारा अब क्या प्लान है, अब हम कहाँ जाएंगे। कि तभी आसमान की तरफ एक काफी तेज लाइट जाने लगती है और ऐसा बताती है कि मेरी बॉडी, प्लीज मुझे बचा लो। असल में दूसरी तरफ उस पहाड़ी में जापान के कुछ लोग मौजूद थे जो कि उस जगह में फंस चुके थे, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप कर दिया और उन्हें स्लेव बनाने के लिए ले जा रहे हैं, जिस पे कि रियो बिना देरी करे उस जगह में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उन लोगों को हराता है और उन लोगों को बचाता है तो वो देखता है कि उनमें से एक लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त मीहा है। इसी के साथ ये एनिमी एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।